एनडीटीवी इंडिया के इस खास शो देश प्रदेश में आपका स्वागत है। हाथरस में पीड़ित परिवार के गांव जाकर उससे मिलने को लेकर सियासत गर्म है। कल परिवार से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी और आरएलडी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर लाठीचार्ज किया पुलिस ने। उधर भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद काफी मशक्कत के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच गए। मुलाकात के बाद परिवार के लिए वायु श्रेणी की सुरक्षा की मांग की और सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच की बात भी कही। हाथरस में सपा कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड हटाकर जबरन पीड़ित परिवार के गांव जाने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। सपा कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। विरोध प्रदर्शन के चलते हाथरस आगरा रोड पर करीब 1.5 घंटे तक ट्रैफिक जाम लगा रहा। इस बीच सपा नेता धर्मेंद्र यादव अपने कुछ नेताओं के साथ पीड़ित परिवार से मिले। पीड़ित परिवार के साथ जो शुरू से हुआ है घटना, इसके समय से लेके इलाज की में लापरवाही से लेके जिस तरह से डेड बॉडी को रात को 2:30-3 बजे जलाया जाता है, बिना परिवार को भरोसे में लिए, बिना जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को पूरा किए, मैं समझता हूं ऐसी संवेदनहीनता कभी मैंने देखी नहीं थी, सुनी नहीं थी, जो आज इस सरकार में हम लोग देख रहे हैं। इसीलिए हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से भी मांग है, परिवार की भी यही मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए, जिससे सच्चाई तक पहुंचा जा सके और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की मांग है। लेकिन इसी दौरान आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी गांव आ गए, जहां उनके कार्यकर्ताओं और सवर्ण समाज के लोगों के बीच टकराव हो गया। एक बार फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जयंत चौधरी भी लाठीचार्ज की चपेट में आ गए। जो मुख्यमंत्री बात कह रहे हैं कि इनका नार्को किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं। दोषी का भी, कोई अपराधी हो, उसका भी बिना उसकी अनुमति के आप नार्को टेस्ट नहीं करा सकते। तो इन पे कोई दोष है क्या? इन्होंने कुछ क्राइम किया हो तो उम्मीद है कि पर्याप्त उसको संसाधन दिए जाएं, जांच को प्रॉपर जो एफर्ट्स हैं, एनर्जीज हैं, उस पर लगाई जाएं। और ऐसा नहीं, सीबीआई पे हमें विश्वास अल्टीमेटली जब करना ही पड़ेगा। ये हमारी संस्थाएं हैं, इनकी जवाबदेही जनता के प्रति, देश के प्रति है। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं थमा। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी काफी मशक्कत के बाद गांव पहुंचे। पुलिस ने हाथरस से पहले ही उनका काफिला रोक दिया था, जिसके बाद वो पैदल ही चल पड़े और आखिरकार पीड़ित के गांव पहुंच गए। उन्होंने पीड़ित परिवार को वायु श्रेणी की सुरक्षा देने की मांग की। कहा कि आरोपियों को बचाने के लिए लगातार पंचायतें हो रही हैं, जबकि धारा 144 लगी है। पीड़ित परिवार के पास आने से रोकने का पुलिस का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर हम इनके पास आएंगे नहीं, इनकी बात को सुनेंगे नहीं, तो आपसे क्या रखेंगे और पूरे देश को क्या बताएंगे? हम इस समाज का नेतृत्व करते हैं। हमारा परिवार यहाँ सुरक्षित नहीं है। जब इस देश में बहन बेटियों पर कोई आपत्ति आती है, जब कंगना रनावत को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल सकती है, तो जहां ये हालात है कि यहाँ 2-2 किलोमीटर में पंचायतें हो रही हैं, अपराधियों के पक्ष में पंचायतें हो रही हैं, यहाँ पथराव भी हो रहा है, धमकियां दी जा रही है, हमारा परिवार यहाँ सुरक्षित नहीं है। मैं सरकार से परिवार के लिए वायु श्रेणी की सुरक्षा की मांग करता हूँ। जिले में धारा 144 लगे होने के बावजूद पीड़िता के गांव से 10 किलोमीटर दूर बीजेपी के पूर्व विधायक राजबीर सिंह के घर बैठक हुई, जिसमें सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। यहां पुलिस तमाशबीन बनी रही और मीटिंग चलती रही। पूर्व विधायक को अपने ही सरकार की एसआईटी जांच पर भरोसा नहीं था। धारा 144 जो है वो सार्वजनिक जगह के लिए है। ये मेरा घर है और लोग धन्यवाद देने के लिए आ रहे हैं। एक तरफ इस मामले को लेकर सियासी माहौल गर्म रहा तो दूसरी ओर एसआईटी अब भी इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि पीड़ित परिवार को एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है। वहीं सीबीआई ने अब तक अपनी जांच शुरू नहीं की है। उम्मीद की जा रही है कि बुधवार से सीबीआई अपनी जांच शुरू कर सकती है। हाथरस में इन सारे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच जांच के लिए बनी एसआईटी की टीम एक बार फिर गांव पहुंची और पीड़ित परिवार के बयान दर्ज किए। पीड़ित परिवार दबाव के आरोप लगाता रहा। हालांकि प्रशासन ने कहा कोई दबाव नहीं है। पूरी तरह निराधार, असत्य, कंप्लीटली बेसलेस, फैब्रिकेटेड एलिगेशंस हैं। अब एसआईटी को अगले 3 दिनों में सरकार को अपनी रिपोर्ट देनी है। इस बीच योगी आदित्यनाथ सरकार सीबीआई जांच की भी सिफारिश कर चुकी है।
हाथरस कांड की सच्चाई सीबीआई की जांच के बाद सामने आएगी। फिलहाल पुलिस, नेता और मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन ये घटना बताती है कि हमारे समाज में महिला, और वो भी अगर दलित और गरीब है, तो उसे इंसाफ मिलने में कितनी परेशानी आती है। हाथरस से मुकेश सिंह सेंगर और अशोक माले के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। चिराग पासवान की अगुवाई में एलजेपी संसदीय समिति की बैठक में यह फैसला हुआ। एलजेपी ने साफ कर दिया है कि वो एनडीए में बनी रहेगी, लेकिन जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार खड़े करेगी और चुनाव के बाद बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान बिहार चुनाव से पहले उनका तेवर, उनके आत्मविश्वास को बयां कर रहे हैं। चिराग पासवान की अगुवाई में एलजेपी संसदीय पार्टी की बैठक में तय किया गया कि एलजेपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, लेकिन एनडीए में बनी रहेगी। तो एलजेपी ने साफ कर दिया कि वो बिहार में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी। एनडीए में ये अनोखा विरोधाभास है। पार्टी का हर एक वर्कर, हर एक कार्यकर्ता अपने नेता के आदेश के फरमान के साथ तैयार है। ऐसी क्या नाराजगी हुई कि नीतीश कुमार के अगुवाई में आप लोग चुनाव नहीं लड़ रहे? देखिए, ये सब चीज हम लोग प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड में निर्णय करके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अवगत करा चुके हैं। अवगत कराने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो भी निर्णय ले लिया है, उसके साथ पार्टी का हर एक कार्यकर्ता तन मन धन से जीने मरने कटने को तैयार। एलजेपी के निशाने पर है नीतीश कुमार, और उसने साफ कर दिया कि जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ वो अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। एलजेपी के बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी और एलजेपी का गठबंधन मजबूत है, लेकिन राज्य स्तर पर जेडीयू के साथ वैचारिक मतभेद है। इसलिए एलजेपी अकेले लड़ेगी, लेकिन चुनाव के बाद मिलकर बीजेपी के साथ सरकार बनाएगी। एलजेपी ने बिहारी फर्स्ट का अपना लक्ष्य बताया। उधर जेडीयू ने भी कहा कि उसका गठबंधन बीजेपी से है, एलजेपी से नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका अलायंस है और बिहार में बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है। 2010 में 206 सीटें नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हमने जीती थी और उससे आगे हम जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एलजेपी ने बीजेपी से पिछले चुनाव की तरह 42 सीट मांगी थी, लेकिन बीजेपी 15 से अधिक सीट देने को तैयार नहीं हुई, जिसके बाद एलजेपी ने अपनी ताकत अकेले आजमाने का फैसला किया। इसी बहाने एलजेपी नीतीश से अपने पुराने हिसाब किताब चुकता करने की तैयारी में भी है। कोरोना से लेकर बाढ़ तक के मुद्दों पर वो नीतीश कुमार को घेरती रही और नीतीश उसे नकारते रहे। अब नीतीश के सामने चुनौती है कि वो एक तरफ एनडीए में एलजेपी और दूसरी तरफ विपक्ष में महागठबंधन से कैसे निपटते हैं। वैसे इस पूरे खेल में बीजेपी की भूमिका भी कम दिलचस्प नहीं है, जो इस सियासी खींचतान में खुद को नीतीश से 20 साबित करने की कोशिश में है। क्या पता इसी बहाने बीजेपी का बिहार में अपने मुख्यमंत्री का सपना पूरा हो जाए। लोक जनशक्ति पार्टी के इस फैसले से निश्चित ही बिहार में एनडीए के वोटों पर असर पड़ेगा, लेकिन जैसा कि राजनीति के बारे में कहा जाता है कि कभी भी कहीं भी बदल सकती है। अब देखना यह है कि चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है। पटना से मनीष कुमार के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। Co-powered by गोल्डी छोले मसाला, जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। जो रखे आपके घर को अंदर से स्ट्रॉन्ग। बिरला टीएमटी स्टील, अपने देश सा मजबूत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आरोप है कि मोदी सरकार किसानों की नहीं, कुछ उद्योगपतियों के हाथ की कठपुतली है। पंजाब में कृषि कानून के विरोध में आयोजित ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए राहुल गांधी ने यह बात कही। मोगा जिले से उनकी खेती बचाओ यात्रा शुरू हुई। पंजाब के मोगा में किसानों की ट्रैक्टर रैली में राहुल गांधी।
केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध करने राहुल इस रैली में पहुंचे और इसके साथ ही मोगा से कांग्रेस के किसान मार्च की शुरुआत कर दी। पंजाब के किसान खेती में बड़े कॉरपोरेट्स के दखल की आशंका से नाराज हैं। उन्हें लगता है कि किसानों को उनके हकों से बेदखल किया जा सकता है। ये मुद्दा राहुल गांधी के भाषण में भी उठा। भाई और बहनों, ये मोदी सरकार नहीं है, ये अडानी और अंबानी की सरकार है। जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उस दिन हम इन तीन काले कानूनों को रद्द करके, खत्म करके वेस्ट पर बास्केट में फेंक देंगे। लेकिन जिस भाषण ने सबसे ज्यादा तालियां बटोरी वो नवजोत सिद्धू का था। पंजाब कैबिनेट से इस्तीफे के बाद करीब साल भर सिद्धू सक्रिय राजनीति से दूर रहे। इस रैली में वो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के साथ एक स्टेज पर तो दिखे, लेकिन कह गए कि अगर केंद्र सरकार नहीं देती तो अमरिंदर सिंह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देना सुनिश्चित करें। हिमाचल की सरकार सेब की एमएसपी दे सकती है तो फिर किसान को एमएसपी क्यों दे सकते? उधर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी से अपील की कि वो देश भर में किसानों के विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई करें। अमरिंदर ने किसानों से भी अपील की कि वो अकाली दल या बीजेपी पर भरोसा न करें। जो शुरुआत आज राहुल जी करके जा रहे हैं इन्हों अपन सिरे बता के आवांगे। अकाली दल नूं छड्डो, बीजेपी नूं छड्डो। हालांकि कांग्रेस किसानों से अपने विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने की अपील कर रही है, लेकिन मोगा के रेलवे ट्रैक पर बैठे किसानों ने दोहराया कि वो सभी राजनीतिक दलों से बराबर की दूरी बनाए रखेंगे। विधानसभा में बिल पास करें कि आने वाले समय में जो मोदी ने एक काला कानून लेकर किसानों के विरुद्ध आए हैं, इसको बिल्कुल रद्द किया जाए और पंजाब में इसको लागू ना किया जाए। पंजाब में सारी ही राजनीतिक पार्टियां किसानों का सपोर्ट मांग रही हैं ताकि वो इस एजिटेशन को और तेज कर सकें, लेकिन सारी ही किसान यूनियन ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि वो अपने स्टेज पर किसी भी सियासी दल के लीडर को आने नहीं देंगे। अब ये बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी के 3 दिन के पंजाब दौरे से कांग्रेस को पंजाब में किसानों का समर्थन मिलता है या नहीं। कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मोगा से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।